हेलो दोस्तों, एक और नई क्लास लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। ये क्लास नंबर 9 लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए। क्लास नंबर 9 आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप रेलवे एनटीपीसी दे रहे हो, रेलवे एएलपी दे रहे हो, आरपीएफ दे रहे हो, या ग्रुप डी के कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं, उसके लिए जीके जीएस आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक क्लास कर लेना है जीके जीएस की। यहाँ से आपको रोज़ एक क्लास कीजिए, आप इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जो कि मैंने आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखा है आप सभी के लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जीके जीएस में कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। मेरा यही टैगलाइन है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास, और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, 1942 में किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? आपको बताना है। जो 1942 था, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्योंकि उस वही भेजा होगा ना, क्रिप्स मिशन तो वही भेजा होगा, तो वही बताना है उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो क्या वह क्लेमेंट एल्टली थे, या स्टैनली ब्लाउडविन थे, या रामसेन मैकडोनाल्ड्स थे, या विंस्टन चर्चिल था? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल है जो कि क्रिप्स मिशन को भेजा था भारत में 1942 में। फिर अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? आपको बताना है जो शिक्षा है वो भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो इसमें 3 सूची होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूची हो। पहले जो कि संवर्धित सूची, वह उसके बाद होता है संघ सूची या और राज्य सूची, जो कि हमारे अनुसूची 7 में स्थित है। संवर्धित सूची और पहले संघ सूची, संवर्धित सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इन 3 सूची को हमने, इन तीनों सूची को, जो जो लिस्ट लिया है, ये लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इसके बाद बता दें, जो कि हमने शिक्षा को किस संविधान से लिया है। तो जो शिक्षा है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जो कि संवर्धित सूची, संघ सूची, और अगर उसके बाद संघ सूची की बात करें, संघ सूची में आप सभी के लिए 100 आते हैं, 100 विषय संघ सूची में आते हैं। संवर्धित सूची की बात करें तो संवर्धित सूची में आप सभी के लिए 52 विषय आते हैं। उसके बाद राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 61 विषय आते हैं आप सभी के लिए। अब उसके बाद कर लेते हैं इसका आंसर की बात करते हैं, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है। तो इसकी बात कहें तो ये जो कि आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। संवर्धित सूची में शिक्षा के लिए रखा गया है, क्योंकि शिक्षा पे दोनों बना सकते हैं। संवर्धित सूची का अर्थ होता है कि आप राज्य भी बना सकता है, इस पे कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी। उसको रखा गया संवर्धित सूची के अंदर। जो राज्य भी बनाया सकता है और केंद्र भी, उसी विषय को संवर्धित सूची में रखा गया है, जिससे हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए, जो कि हमारा अनुसूची 7 में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड आ जाएगा आप सभी के लिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची नए राज्य का गठन, सीमा में परिवर्तन और वितरण देता है? बताना है आपको। अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 10 है, या अनुच्छेद 2 है, या अनुच्छेद 1 है? सबसे पहले बताते हैं अनुच्छेद 1। इसमें भारत राज्य की विशेषता बताइए। यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया डेट इज भारत यहाँ बताया गया है। इंडिया डेट इज भारत यहाँ क्वेश्चन कहा गया है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो दूसरे में अगर कहा गया है, अगर आप किसी अदर कंट्री को आप अपने में मिलाना चाहते हैं, या तब उसकी बात कही गई है अनुच्छेद 2 में। उसके बाद अनुच्छेद 3 में कहा गया आप सभी के लिए, अनुच्छेद 3 में कहा गया है, जो कि इसका आंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ए हो जाएगा, कि इसमें कहा गया है कि अगर आप अपने जितने भी आपके राज्य है, उसको तोड़कर, एक राज्य को आप तोड़कर उसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। ये कहा गया है अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में बाहरी राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की कहा गया है, मतलब किसी और कंट्री को अपने में मिलाने की बात की है। जैसे सिक्किम को हमने 36 से मिलाया गया था, और 35 में से हमने अंदर लिया था, 36 से हमने इसी को अपना राज्य बना लिया था 1975 में हमने सिक्किम को जिस तरह मिला लिया था। तो यही कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए,
फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को उसके कुल चंद्रमा की संख्या के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। तो इसको बताना है किससे गलत तरीके से। इसका बृहस्पति के क्या 79 होते हैं, तो सही है, बृहस्पति के 79 होते ही हैं। क्या नेपचर के 14 होते हैं, नेपचर के क्या 14 होते हैं, तो बिल्कुल है, नेपचर के भी 14 होते हैं। तो पृथ्वी के क्या एक होते हैं, तो पृथ्वी के तो एक ही होते हैं। पृथ्वी के एक कौन सा होते हैं, मून होते हैं। पृथ्वी के एक क्या होता है, मून होते हैं। फिर अगला मंगल के क्या, मंगल के 4 होते हैं, तो मंगल के 4 नहीं होते हैं, समझे, मंगल के 4 नहीं होते। तो इसका आंसर आप सभी के डी हो जाएगा, मंगल के 4 उपग्रह नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, आपको बताना है। जो सूर्य की प्रकाश है उसे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। क्या 7 मिनट 32 सेकंड लगता है, क्या उसे 9 मिनट 32 सेकंड लगता है, या उसे 7 मिनट 56 सेकंड लगता है, या उसे 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। तो इसका आंसर आप सभी क्या हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पे पहुंच जाता है सूर्य के किरण। फिर इसका और अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि बारी दोआब निम्नलिखित के बीच स्थित है। आपको बताना है बारी दोआब जो क्षेत्र है वो किस नदी के दो नदी के बीच में स्थित है, किस 2 नदियों के। इसका आंसर आपको यहाँ बताना है। क्या वह ब्यास रावी के बीच है, या सतलज रावी के बीच है, या रावी और गंगा के बीच है, या ब्यास और सतलज के बीच है। इसका आंसर आप सभी के लिए ए हो जाएगा। और इसका इस शॉर्ट ट्रिक याद करने की भी बताता हूँ। बी से ब्यास यानी बारी, बी से ब्यास यानी बी से बारी, 2 से द्वाब आप देख सकते, द्वाब यानी रवि का भी आना है ना, रवि, आर से रवि। तो ये इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ब्यास और रावी द्वाब, समझे। इस तरीके से इसका आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है। क्या वह हुगली नदी की सहायक नदी है, या ब्रह्मपुत्रा की है, या महानंदा की है, या गंगा की है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, जो कि मेची नदी है वो सहायक नदी है आप सभी के लिए महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदियाँ है। ये गंगा रिवर आ रही है, मान लीजिए ये गंगा रिवर आ रही है, आप सभी के गंगोत्री से निकल के आ रही है। इधर की ट्रिब्यूटरी आप जानते ही है, घग्गर होगी, काली हो गई, त्रिशूल हो गई, आप सभी के लिए यहाँ पे आती है त्रिशूल। इधर से सोन निकल के आ रही है, सोन नदी आ रही है इधर से। इधर आप साउथ ट्रिब्यूटरी और नॉर्थ ट्रिब्यूटरी जरूर याद करके जाइएगा, आप समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, किस योजना के तहत पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र का प्राथमिकता दी गई। आपको बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र का प्राथमिकता दी गई, निजी क्षेत्र को माना गया। क्या वह 7वां पंचवर्षीय योजना था, या 6ठी थी, या 10वीं थी, या दूसरी थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका 7वां पंचवर्षीय योजना थी, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कहता है आप सभी के लिए, मानव कृत्रिक पैमाने वाले आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, आपको ये बताना है। क्या वह गैलीलियो गैली ने किया था, ग्रैंड ड्यूक ने किया था, या डैनियल ग्रेवियस फ़ारेनहाइट ने किया था, या एंडरसन सेल्सियस ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डैनियल ग्रेवी फ़ारेनहाइट ने किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है, या ये विज्ञान से है कि ऑक्सीकरण क्या है। आपको बताना है ऑक्सीकरण क्या है। क्या रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करने वाला पदार्थ ऑक्सीकरण है। नहीं, ये गलत है आप सभी के लिए। क्या रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण प्राप्त करने वाला पदार्थ है, चेक करेंगे अभी। क्या रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खाने वाला पदार्थ है, बिल्कुल ये गलत है, ये भी गलत है। क्या रासायनिक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों खाने वाला पदार्थ है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या बच गया, अब आंसर बी बच गया, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण प्राप्त करने वाला पदार्थ है। तो इसका आंसर आप सभी के हो जाएगा बी आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के 11वां क्वेश्चन है।
11वां क्वेश्चन कहता है आप सभी में, रक्त में एक द्रव मैट्रिक होता है जिसे कहा जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निम्नलिखित होते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स निर्मित होते हैं। किसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं आपको बताना है। या वह प्लाज्मा में होते हैं, या मरुमस्तिष्क मेरु में होते हैं, या लार में होते हैं, या लासिका में होते हैं। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही स्थित होते हैं आप सबके प्लाज्मा 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 में ही आरबीसी, प्लाज्मा में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोग क्षमताओं से लड़ने के लिए, और आरबीसी हमें ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है आपको बताना है। पंथी जो है उस किस राज्य का नृत्य है? क्या उड़ीसा का है, राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का है, या बिहार का है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो गया, छत्तीसगढ़ की नृत्य है, छत्तीसगढ़ का। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ की स्थित है, प्रचलित है। आप यहाँ पे ये जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को 1999 भारत रत्न से सम्मानित किया गया था आपको बताना है। किस सितार वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? क्या वह हरिप्रसाद चौरसिया हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? वो बांसुरी बजाते हैं। हाँ, बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। फिर क्या भूपेन हजारिका है? नहीं, भूपेन हजारिका कहाँ से संबंधित रखते हैं? असम से संबंधित रखते हैं। क्या पंडित भीम सिंह जोशी है? नहीं, जो कि किराना घराने से स्थित है। तो इन तीनों में से ये तीनों नहीं है, तो बच कौन गया फोर्थ, डी, पंडित रविशंकर, जिन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था। इन्हें ग्रैमी पुरस्कार, सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार भी इन्हीं को सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? आपको बताना है जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है, जो कि विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, जिसे नव ईयर भी मनाया जाता है, जिससे नव ईयर बताया जाता है। क्या वह महाराष्ट्र में मनाया जाता है, पंजाब में, गोवा में, उड़ीसा में? तो नया साल के रूप में मनाया जाता है। ये आंसर आप सभी के ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में मनाया जाता है नव ईयर्स के रूप में। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी कॉर्नर है ना, वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। क्या वह टेनिस से संबंधित है, बैडमिंटन से, हॉकी से, या शतरंज से? पेनल्टी कॉर्नर आपको बताना है कि अगर कोई हॉकी खेलता हो, शतरंज खेलता हो, तो उसको पता होगा पेनल्टी कॉर्नर होता क्या है। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर होता है। पेनल्टी कॉर्नर का अर्थ होता है कि कोई गलती के कारण आपको आपके विरोधी प्लेयर को दिया गया है, विरोधी टीम को दिया गया है पेनल्टी कॉर्नर करने का एक चांस दिया गया है, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरा शैवाल भी कहा जाता है? आपको बताना है इसमें से किसे हरा शैवाल कहा जाता है। क्या फियोफाइसी को कहा जाता है, या क्लोरोफाइसी को कहा जाता है, या रोडियोफाइसी को कहा जाता है, या पोरोफिरिडियो को कहा जाता है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। आपको याद करने का एक और बताता हूँ, क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल में भी तो हरा होता है, हरे पदार्थ होते हैं क्लोरोफिल में। तो इसका आंसर आप सभी के लिए बी हो जाएगा। ये आंसर ट्रिक याद कर सकते हैं कि क्लोरोफिल में भी हरा होता है, तो हरा शैवाल में भी हरा होगा, तो क्लोरोफिल हरा होगा तो हरा शैवाल भी होगा। तो हरे से हरे याद कर सकते हैं। एक यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन होता है क्लोरोफाइटी होता है, रेड क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, रोडोफाइटी होता है, या ब्राउन क्या होता है, फेलोफाइटी होता है, ब्लू क्या होता है, यहाँ ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। अब मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया हूँ आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है।
क्या वह विजय भारती सयानी को किया गया है? विजय भारती सयानी को किस लिए किया गया आपको बताना है। ह्यूमन राइट के लिए किया गया आपको बताना पड़ेगा। ह्यूमन राइट के लिए बनाया गया है। क्या वह उपेंद्र त्रिवेदी को बनाया गया है? तो उपेंद्र त्रिवेदी जो कि हैं हमारे आर्मी चीफ बने हैं। क्या वह MS गोपाल कृष्णन को बनाया गया या ज्योति विज को बनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आप सभी के लिए सी। इसका सी हो जाएगा जिन्हें गोपालाचार्य को बनाया गया है, समझे। MS गोपालाचार्य को बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपको बताना है लोकसभा के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या वह जीतन राम मांझी को किया गया है, ओम बिरला को किया गया है, या कोडिकुन्नल सुरेश को किया गया है, या अनुराग ठाकुर का किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी हो जाएगा बी, ओम बिरला जी को बनाया गया है स्पीकर ओम बिरला को बनाया गया है स्पीकर। ओम बिरला जी को स्पीकर बनाया गया है, सेकेंड टाइम में बनाया गया है। और कौन सा लोकसभा है? 18th लोकसभा है। 18वीं लोकसभा चल रही है आप सभी के, 18वीं लोकसभा चल रही है जो कि 2024 की 18वीं लोकसभा में चुन के बीजेपी बहुमत में फिर से आई है और ओम बिरला को यहाँ पे स्पीकर का पद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा वृक्षारोपण के लिए शुरू किए गए नए अभियान का नाम बताइए। किस अभियान के द्वारा नरेंद्र मोदी ने एक वृक्षारोपण शुरू किया था? क्या वह ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा किया था, या जीवन के लिए एक वृक्ष अभियान नाम रखा था, या एक पेड़ माँ के नाम से शुरू किया था, या एक विरासत एक पौधारोपण के नाम से किया गया था? तो इसका आंसर आप सभी के लिए सी हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के रूप में माँ को याद करते हुए एक पेड़ एक माँ के नाम पे ये एक लॉन्च किए थे। एक पेड़ माँ के नाम देकर उन्होंने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया था। माँ के नाम पर यहाँ पे पेड़ रोपने का कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद बोलते हैं फास्टैग है जो फास्टैग है निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग कहा जाता है? फास्टैग, आप यहाँ फास्टैग लिखा है ना, हाँ फास्टैग लिखा है। फास्टैग किस तकनीक के उपयोग से कार्य करता है? क्या वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान प्रौद्योगिकी के द्वारा करता है, या पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के द्वारा करता है, या क्वांटम प्रौद्योगिकी के द्वारा करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप सभी का ए हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। यह जो करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रौद्योगिकी के द्वारा करता है, जो कि इसका आंसर ए हो जाएगा आप सभी का। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के, अगला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद डैश नदी से घिरा हुआ था। तो मगध महाजनपद थी वो किन किन नदियों से घिरा था आपको बताना है। मगध जो की थी, मगध की बात करें तो ऊपर से जो आ रही थी वो गंगा आ रही थी, और इधर से जा रही थी सोन नदी। और मगध जनपद जो थी यहाँ पे स्थित थी। मगध जनपद थी क्योंकि यहाँ पे जो पहले थी कि नदी पार के कोई आक्रमण कर नहीं पा रहा था, जिसके कारण से यहाँ पे मगध को ही राजधानी बनाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। गंगा और सोन के बीच में स्थित थी। इधर से नॉर्थ से आ रही थी सोन, और इधर से आ रही थी साउथ से, नॉर्थ से आ रही थी गंगा और साउथ से आ रही थी सोन। तो यहाँ पे स्थित थी आपकी सोन नदी, ठीक है। यहाँ पे थी मगधमपुर, राजगृह या ब्रिहा, जो कि मगध की राजधानी स्थित थी। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद DPSP से संबंधित है? आपको बताना है। DPSP से डायरेक्ट प्रिंसिपल से संबंधित है, आपको बताना है। तो क्या वह 2 से लेकर 4 तक, क्या वह अनुच्छेद 5 से 11 तक? 5 से अनुच्छेद 11 तक कहता है आपके नागरिकता की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। क्या वह 25 से 31 है? तो इसका आंसर आपके डी हो जाएगा। 36 से लेकर 51 तक की बात करता है, DPSP से बात करता है। DPSP से डील करता है 36 से लेकर 51 तक के सभी आर्टिकल, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। क्या वह 22 मई को मनाया जाता है, या 20 सितंबर को, या
22 22 अप्रैल को या 5 जून को बनाया जाता है। तो इसका आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। डी 5 5 5 तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है आप सभी की विश्व पर्यावरण के इंटरनेशनल विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है, समझे। तो आप सभी के यहाँ पे सभी क्वेश्चन समाप्त अभी नहीं हुए हैं, अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं। तो आप धैर्य बनाए रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्षय रोग या टीबी के कारक है। आपको बताना है क्षय रोग या टीबी का। टीबी कौन से किससे होता है, क्या वो विषाणु से होता है, प्रोटोजुआ से होता है, कवक से होता है या जीवाणु से होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा आंसर। जीवाणु से होता है यहाँ पे, जो जीवाणु से टीबी जीवाणु से होने वाली बीमारी है, समझे। और कोरोना किससे होती है, तो विषाणु से कोरोना होती है, समझे। अगला क्वेश्चन कहता है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर को सफ़ेद पगोडा के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद पगोडा का नाम से किस मंदिर को कहा जाता है, क्या वह कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, वो जगन्नाथ मंदिर को, लिंगराज मंदिर को या विट्ठल स्वामी मंदिर को। तो पहली बात करते हैं, कोणार्क मंदिर को क्या कहा जाता है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पकोड़ा कहा जाता है। ब्लैक मतलब काला पकोड़ा कहा जाता है, काला पकोड़ा कहा जाता है, ब्लैक पकोड़ा, LACK, ब्लैक पकोड़ा कहा जाता है, समझे। ब्लैक पकोड़ा कहा जाता है। जगन्नाथपुरी, इसका आंसर आप सबका बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर को ही यहाँ पे सफ़ेद पगोड़े के नाम से जाना जाता है, समझे। तो आपकी क्लास यहाँ पे सभी समाप्त होते हैं। यहाँ पे जितने भी सभी क्वेश्चन लेके आए आप सभी के लिए रेलवे NTPC क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित थे। तो अगर ये PDF अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ जाके विजिट करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसी तरह के मैं नए आप सभी के लिए क्लास लेके आता हूँ। और ये PDF अगर कल फिर से आप रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन देता हूँ आपके याद करने के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ कितना भी पढ़ा दूँ आपको खुद से करना ही पड़ेगा। तो इसको 2 बार ज़रूर आप कर लीजिएगा, तो आपको इससे बाहर कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, समझे। तो इसी तरह मैं नए आपके लिए एक और क्लास लेके आता रहूँगा। आपको ये सीरीज तब तक शुरू रहेगा जब तक आपके रेलवे एग्ज़ाम्स नहीं आ जाते हैं। आप सभी एग्ज़ाम्स तक मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। और आप हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नया क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। जो कि बेल आइकन दबाने के बाद आपको जो भी क्लास पहला आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, समझिए। इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा लेना आप सभी। तो चलिए अब अलविदा, हम सब आपसे जुदा हो रहे हैं, फिर कल मिलते हैं आप सबसे।